गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 24 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कल वित्त मंत्री ने एक प्लान लॉन्च किया जिसे कहा गया है NMP। NMP जिस तरह से NIP था, NIP एक प्लान था भारत में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसी तरह का एक प्लान है जिसकी घोषणा बजट में भी किया गया था और कल इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस प्लान का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो पहले हमारे पास NIP था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 111 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना थी। उसी तरह की परियोजना कुछ है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसके तहत सरकार जो है 6 लाख करोड़ रुपया आने वाले कुछ वर्षों में जुटाएगी। 2024-25 तक सरकार 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि ये योजना तो ना तो आपको निजीकरण का पार्ट है और ना ही विनिवेश का पार्ट है। नॉर्मली सरकार जो पैसा जुटाती है वो कैसे जुटाती है? या तो सरकार निजीकरण करती है या सरकार विनिवेश करती है। तो ना तो सरकार यहाँ पे विनिवेश कर रही है और ना ही सरकार निजीकरण कर रही है। अब देखो, ये परियोजना जो है ये केवल ब्राउनफील्ड एस्टेट्स के लिए है। 2 टर्म आता है, अक्सर आपको चर्चा में रहेगा, अक्सर आपने सुना होगा 2 टर्म, स्पेशल वीडियो भी हमने बनाया था। एक तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। वैसे प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है जो इनिशिएट किया जाता है, जो बिल्कुल नए सिरे से इनिशिएट किया जाता है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इनिशिएट किया जाता है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई स्कूल नहीं है और वहाँ पे स्कूल का निर्माण हो रहा है, नए स्कूल का निर्माण हो रहा है, तो उसे कहा गया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या हुआ? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वैसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है जिसको तोड़ ओवर को बनाया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे स्कूल है लेकिन स्कूल को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, या स्कूल में एक नए कुछ क्लासरूम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उसको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहा गया। जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ पे पूरी तरह से ग्रीनरी है, वहाँ पे नए प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उसे कहा गया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और जहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको तोड़ के रिकन्स्ट्रक्ट करके दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एक तरह से यह केवल ब्राउनफील्ड स्टेट्स के लिए होगा। अब देखो, यहाँ पे वित्त मंत्री का कहना है कि ये जो है इसका स्टेट्स जो है, इसका जो ऑनरशिप होगा वो सरकार के पास होगा। सरकार निजी फर्मों को कुछ दिन के लिए देगी, कुछ वर्षों के लिए देगी और वहाँ से पैसा रिकलेक्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई रेलवे स्टेशन है, तो ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन को सरकार बेच रही है, इस तरह का सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन वो रेलवे स्टेशन को सरकार कुछ दिन के लिए निजी कंपनी को दे देगी और निजी कंपनी को कहेगी कि आप इसको रेगुलेट कीजिए, आप इसको चलाइए और जो इनकम होगा हमको दीजिए। तो ये पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए सरकार निजी कंपनी को देगी लीज के तौर पे। तो यही जो परियोजना है बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यही है कि सरकार, यहाँ पे देखोगे जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, इसको आप लोग ज़रूर देख लेना कि सरकार जो है पर्टिकुलरली किसी कंपनी को, रेलवे स्टेशन में एक एग्जांपल बताया आपको, लेकिन इसी तरह का जो है सरकार लीज पे देगी कंपनी को और वहाँ से पैसा सरकार कलेक्ट करेगी। तो इसी को कहा गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो, जातिगत जनगणना पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि इतना रिसेंट चर्चा हो रहा है इस पर, तो इसको लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बिहार में तो खास करके डेली मैं देख रहा हूँ चर्चा हो रहा है और ये राष्ट्रीय संस्करण है। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ इस पर नॉर्मली प्रकाशित नहीं होता, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय संस्करण है वहाँ पर भी ये न्यूज़ आ रहा है दैनिक जागरण का, तो इसलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो आज शाम में कोशिश करूँगा अपलोड करने का। सेना ने 5 महिला अफसरों को प्रमोशन देकर बनाया कर्नल। तो सबसे पहले तो ये जानो कि सेना में जो है 2 तरह का कमीशन होता है, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन जो होता है, जैसे मान लो आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 60 वर्ष के एज तक करते हैं, या 62 वर्ष या 65 वर्ष, नॉर्मली इतना ही होता है। उसके बाद जो भी सरकारी फैसिलिटीज़ है, पेंशन वगैरह वो आपको मिलता है, तो उसे परमानेंट कमीशन कहा गया।
शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है कि आप जॉब में जाते हैं 10 वर्ष के लिए, मैक्सिमम आप 10 वर्ष रहेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहेगी या डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपको 4 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन मिल सकता है। टोटल 14 वर्ष ही आप ड्यूटी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा गया। महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता, महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, जिसे एसएससी भी कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। महिलाओं को सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था। और इसको लेकर के महिला लगभग 20 वर्ष तक केस लड़ी है। 2003 में केस किया गया और 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनली डिसीजन दिया कि महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन आप दीजिए। महिलाओं को परमानेंट कमीशन दीजिए मतलब उसको भी सेना में अगर आप शामिल कर रहे हैं तो उसको भी 60 वर्ष तक वो अपनी सेवा दे पाए, इस अनुसार का कार्य कीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में 2020 में डिसीजन दिया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखो अभी हो रहा है। और साथ ही साथ एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम के थ्रू अधिकारी बनते हैं, सेना के अधिकारी बनते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका जो ट्रेनिंग होता है वो देहरादून में होता है। तो इसमें भी अब महिलाएं शामिल हो सकती हैं, यानी एनडीए के एग्ज़ाम में भी अब महिलाओं को शामिल होने का परमिशन दिया गया, बच्चियों को शामिल होने का परमिशन दिया गया, लड़कियों को शामिल होने का परमिशन दिया गया। यानी अब वो एनडीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आईएमए है, वहाँ पे ट्रेनिंग करें और उसके बाद सीधे वो अफसर बन सकती हैं। देखो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी किया है कि जिस तरह से रोड बंद किया जाता है, हमने देखा है कि सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भी रोड बंद कर दिया गया था। इसी तरह से आप देखोगे कि अभी जो है किसानों ने मूवमेंट किया था, वहाँ पे भी रोड बंद कर दिया गया। कई राज्य में अगर देखोगे तो कोई भी आंदोलन होता तो सबसे पहले रोड को बंद कर दिया जाता। तो इससे क्या होता है कि राज्य की क्षति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको जाना होता है, जो एम्बुलेंस पे होते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। तो इन सब को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालें, राज्य इसका खुद सॉल्यूशन निकालें। देखो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, और कई जगह मैंने देखा है क्वेश्चन पूछते हुए इससे। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल में ही किस देश ने भारत को पुरानी वस्तु जो है वो सौंपने का निर्णय लिया, अपनी पुरानी धरोहर को सौंपने का निर्णय लिया। तो ये सब जो है ये भारत की ही धरोहर थी, ये सब जो देखोगे आप ये सब भारत की धरोहर थी। चोरी होकर के वहाँ चला गया था, ऑस्ट्रेलिया चला गया था, या ऑस्ट्रेलिया किसी रीजन से पहुँच गया था। इसे फिर भारत सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। तो ये निश्चित तौर पे भारत आ जाएगा पुनः। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस देश ने भारत को पुरानी धरोहर सौंपने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। देखो ये गिरिराज सिंह जी हैं, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि देश में गरीबी और भुखमरी मुक्त होंगे, पंचायतों में अहम भूमिका। तो पंचायती राज मंत्री हैं और पंचायत के माध्यम से देश में गरीबी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भुखमरी और गरीबी दूर करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 में भारत का पोजीशन है 94th, 107 देशों में। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, ये अधिक इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम कुपोषण को और भूखमरी को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या क्या उपाय कर रही है, वो सारा का सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनएचआरसी का केंद्र असम और मिजोरम को नोटिस। तो एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया है, किसको? केंद्र सरकार को दिया है, असम को दिया है और मिजोरम को दिया है। हाल में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से मिजोरम और असम की पुलिस आपस में लड़ रही थी, दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाएं, कुछ लोग मारे भी गए थे इनफैक्ट। तो उसको लेकर के एनएचआरसी सख्त हुई है। एनएचआरसी पे एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि एनएचआरसी का क्या क्या प्रोविज़न है। 2-3 पॉइंट बस मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एनएचआरसी का, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो बेसिक चीज़ है, 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए।
देखो एनएचआरसी के अंतर्गत जो एनएचआरसी के पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो एनएचआरसी के पदेन सदस्य होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के पदेन सदस्य होते थे। लेकिन 2019 में एनएचआरसी में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया और उस संशोधन के बाद जोड़ा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा और दिव्यांगों के लिए जो मुख्य आयुक्त होंगे ये भी एनएचआरसी का सदस्य होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनएचआरसी के लिए जो एक्ट था हमारे पास वो 1993 का एक्ट था। 1993 के जो एक्ट में उसमें बेसिकली यह प्रोविज़न था कि जो भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, वो एनएचआरसी का बाय डिफ़ॉल्ट पदेन सदस्य होगा। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा गया कि ये सब तो अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे ही एनएचआरसी के, साथ ही साथ कुछ और नामों को, कुछ और आयोग के अध्यक्ष को भी एनएचआरसी का पदेन सदस्य बनाया गया है, जिसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांगों के लिए मुक्त आयोग को भी, दिव्यांगों के लिए मुक्त आयुक्त को भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है, पदेन सदस्य होंगे वो। साथ ही साथ जो एक और इम्प्रूवमेंट किया गया है वो यह किया गया है कि पहले एनएचआरसी का जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष होता था या अपने उम्र के 70 वर्ष के आयु तक होता था। अब इसको कर दिया गया 3 वर्ष, मैक्सिमम आप 3 वर्ष तक रह सकते हैं और 70 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक आप इस पद पर बने रह सकते हैं। या तो 3 वर्ष आप रह सकते हैं, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति एनएचआरसी का सदस्य बना, अध्यक्ष बना सॉरी, उसकी आयु अगर 69 ईयर है तो वो सिर्फ 1 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 60 वर्ष का है, एनएचआरसी का वो अध्यक्ष बना है, तो वो पूरा का पूरा अपना 3 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करेगा। तो पहले क्या था, पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक और अपनी उम्र के 70 वर्ष की आयु तक एनएचआरसी का अध्यक्ष बना रह सकता था कोई व्यक्ति। अब इसको संशोधन करके कर दिया गया 3 वर्ष और 70 वर्ष, यानी मैक्सिमम आप 3 वर्ष रह सकते हैं और अपनी आयु के 70 वर्ष तक एनएचआरसी के अध्यक्ष रह सकते हैं। 2 है। और एक और जो इम्प्रूवमेंट किया गया है वो यह किया गया है कि एनएचआरसी का अध्यक्ष पहले क्या होता था कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही होते थे। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वही सिर्फ एनएचआरसी के अध्यक्ष होते थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश रिटायर कर गए हैं वही इसके अध्यक्ष होते थे। लेकिन इसको इस 2019 में चेंज करके क्या किया गया है कि अब एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ना सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं वो भी एनएचआरसी के अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसी तरह का प्रोविज़न के माध्यम से जस्टिस अरुण मिश्रा, ये भी नाम याद रख लेना, जस्टिस अरुण मिश्रा हमारे देश के पहले नॉन सीजेआई, नॉन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, रिटायर्ड किए हैं और उसे एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बेसिकली 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। देखो अफगानिस्तान को लेकर के इशू चल रहा है, डेली पढ़ने की आपको इसको आवश्यकता नहीं है। कुछ डेवलपमेंट होगा तो पढ़ो, आप डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल पेज पे कोई खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे इसको देख लेना आप लोग, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। जोखिम में बचपन, यूनिसेफ की हाल फिलहाल की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्लाइमेट चेंज जो है बच्चों को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र प्रयास, तो एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सरकार जो नई पॉलिसी लाई है, स्क्रैप पॉलिसी लाई है, उसी पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो एक बार इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रैप पॉलिसी वाहन पॉल्यूशन को कम करने में या वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस 2-3 पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं हाईलाइट करूँ पॉइंट को
तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, जो डाटा है वो यह है कि देश में वायु पोल्यूशन का जो है 30 से 35% रीजन, जो वायु पोल्यूशन होता है उसका 30 से 35% कारण होता है परिवहन। भारत में 50 लाख से अधिक जो है ऐसे वाहन है जो 20 साल से अधिक पुराने हैं। तो जो 20 साल से अधिक पुराने हैं उसको स्क्रैप पॉलिसी में अनिवार्य किया गया है कि आप उसको स्क्रैपिंग करवाइए। साथ ही साथ 34 लाख ऐसे वाहन है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये जो वाहन है 20 साल से अधिक पुराने और 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, ये सबसे अधिक मेन रीज़न है आपके पोल्यूशन का, सबसे अधिक वायु पोल्यूशन क्रिएट करने का ये रीज़न है। और साथ ही साथ जो है तीसरा डाटा है कि 1951 से लेकर के 2015 तक 700 गुना वृद्धि हुई है। मतलब जितना कार था 1951 में, उसका 700 गुना अधिक कार हुआ 2015 में। तो निश्चित तौर पे कारों की संख्या बढ़ी है, 20 साल से अधिक पुरानों की कारों की संख्या बढ़ी है, 15 वर्ष से अधिक पुराने कारों की संख्या बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो वही डिटेल दिया हुआ है, एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए, ये एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसको भी ज़रूर एक बार आप लोग पढ़ें। सरकार ने कुछ दिन पहले ई रूपी लॉन्च किया था, तो ई रूपी का हम लोग डिस्कस किए थे ऑलरेडी, तो उसी के संबंध में यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो मंथन का जो पेज होता है वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो मंथन वाला होता है नॉर्मली, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं। और खास करके यहाँ पे जो एक छोटा सा कॉलम होता है, ये कॉलम भी कई बार मैंने देखा है कि इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिया रहता है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जरूर प्रत्येक दिन कोशिश करें पढ़ने का। अगर कोई डाटा दिया हो तो उसको आप लोग पढ़ें, और साथ ही साथ ये जो मंथन दिया होता है तो मंथन को भी पढ़ें। डिजिटल जो इंडिया योजना आई थी सरकार, उस योजना का क्या उद्देश्य था, उस योजना के उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त करने में वर्तमान में सरकार सक्षम रही है, या किस तरह से प्रयास कर रही है कि डिजिटल योजना को पूरी तरह से सफलीभूत बनाया जाए, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है ये। बिजनेस पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस पहला जो प्लान था नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये न्यूज़ क्या है कि आयकर पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा और उसको जो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है वो इन्फोसिस की है। तो सरकार ने कहा है कि आयकर पोर्टल को ठीक से काम करे इन्फोसिस। अब देखो यहाँ पे जो है ये न्यूज़ एक समय में काफ़ी चर्चा में था, अभी चर्चा में नहीं है। PHC, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC था, सॉरी PMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, जिसमें गड़बड़ी हुई थी। आपको पता होगा, याद होगा, पिछले वर्ष 10,000 से अधिक करोड़ का घोटाला हुआ था। और उसको लेकर के जब छोटी बैंक होती है, जो कोऑपरेटिव बैंक होती है, वहाँ पे अगर 10,000 से अधिक करोड़ का घोटाला होगा तो ऐसे कंडीशन में RBI सजग हुई और RBI ने इसको रेगुलेट करने का फैसला लिया। और तो अब जो है देश के जितने भी सहकारी बैंक है उसको भी सरकार रेगुलेट करेगी, उसको भी RBI रेगुलेट करेगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ। UBC मतलब होता है, UBC मतलब होता है UCB मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक पे भी अब RBI पूरी तरह से नियंत्रण करेगी, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। देखो IPO क्या होता है कि कोई कंपनी अगर अपना इनिशियल शेयर जारी करता है तो उसे ही IPO कहता है। बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी कंपनी अपना पहला शेयर जो जारी करता है उसे ही IPO कहा जाता है। टोक्यो में, हाँ राइट, टोक्यो में ही आज से ही पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। तो जापान की राजधानी टोक्यो में आज से पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। देखो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। मारियप्पन थिंगावेलु, ये जो है ध्वजारोहण, शायद आई थिंक ध्वजारोहण को लीड ये कर रहे हैं पैरा ओलंपिक में। तो एक बार इसको देख लेना। बाकी ओलंपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, पैरा ओलंपिक पे भी जो पदक वगैरह किसको कितना मिला है, क्या मिला है, नहीं मिला, उस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा जब पैरा ओलंपिक समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।